बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिर किस तरह की हुकूमत आने के खदशात है और कौन उसकी प्लानिंग कर रहा है, और ये जनरल राहिल शरीफ का नाम बार बार क्यों आ रहा है एज ए इंटरम गवर्नमेंट सेटअप के तौर पे ऊपर, कि वो इंटरम गवर्नमेंट को आकर हेड करेंगे और उसे चलाएंगे, और वो इंटरम गवर्नमेंट कब तक चलेगी, ये सारी की सारी बातें कैसे हो रही है, कहाँ से आ रही है, कौन थ्रो कर रहा है, और जो इमरान खान की निगोशिएशंस हो रही है वो कहाँ तक पहुंची है, क्या उसमें तय पाया है और कहाँ तक बात जाने का खदशा है। इन सब चीजों पर आने से पहले मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि ये ऑपरेशन रिजीम चेंज बार बार मैं बताता आ रहा हूं कि ये किसने करवाया है, किस और क्यों करवाया है। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए याद दिलाता रहता हूं क्योंकि अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं मीडिया के ऊपर और कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप हमारी ये बात मान लीजिए, चीफ जस्टिस साहब आप हमारी ये मदद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। उनको अंदाजा भी नहीं है कि इस ऑपरेशन रिजीम चेंज में साइलेंट प्लेयर सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ऑपरेशन रिजीम चेंज हो ही नहीं सकता था अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल ना दिया होता। चीफ जस्टिस बड़ा ही लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर खेल रहे हैं और वो बड़ा टेक्निकल तौर पर इस ऑपरेशन रिजीम चेंज को फैसिलिटेट कर रहे हैं और इन लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं बता देता हूं वो कैसे करते। अगर एक फैसला आज आ जाए तो उससे हुकूमत पलट सकती है। वो चीफ जस्टिस आज फैसला नहीं देंगे, उसको डिले करेंगे, डिले करते 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 जब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाएगा फिर चीफ जस्टिस साहब फैसला देंगे। यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और लोग जाकर मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप हमारी मदद कीजिए, चीफ जस्टिस साहब आप ये कीजिए। हकीकत में चीफ जस्टिस तो इस पूरे के पूरे प्लेन का साइलेंट प्लेयर है। ये लोग समझते नहीं है बात को और फिर चले जाते हैं चीफ जस्टिस आप ये कीजिए। ये बातें आपको समझनी चाहिए कि इस ऑपरेशन रिजीम चेंज में 3 से 4 बेहतरीन प्लेयर हैं। एक है आपका अमेरिका जो थोड़ा बहुत खेल रहा है, थोड़ा बहुत देख रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर उसने ज्यादा प्रेस किया तो पाकिस्तान में ओपिनियन उसके खिलाफ हो जाएगा और उसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं अमेरिका के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है इसमें पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी स्पेसिफिकली 12 के करीब बड़ी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, फिर छोटे छोटे मेजर कर्नल अपने ऑफिसर्स की सिंपैथीज हासिल करने के लिए ये सर कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इस ऑपरेशन रिजीम चेंज को सपोर्ट कर रही है वो है पीपल्स पार्टी। यूं कह लीजिए ये सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज जिसने स्पॉन्सर किया है, जिसने बनाया है, जिसने बेचा है, जिसने कन्विंस किया है अमेरिकन को भी, पाकिस्तानी आर्मी को भी और नवाज शरीफ को भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने मुल्क तोड़वा दिया था सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी हासिल करने के लिए। ये आपको ज़हन में रख लेना चाहिए कि जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क तोड़वा दिया था सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी हासिल करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने 80,000 पाकिस्तानी वॉर ऑन टेरर में शहीद करवा दिए थे सिर्फ अमेरिका की सिंपैथी हासिल करने के लिए। तो ये आपको स्पेसिफिकली ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फाशिस्ट पार्टी है जिसे वो कहते हैं कि हम एक लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी है। कोई लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं, ये एक फाशिस्ट पार्टी है। सिंध के अंदर फाशिज्म पीक पर है, जहां पर भी इनकी हुकूमत जाती है वहां पर ये फाशिज्म फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, कत्लो गारत करते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ पर तो अमन व अमान है, यहाँ पर तो हमारे खिलाफ कोई वोट भी नहीं देता, यहाँ पर सब लोग हमें ही वोट देते हैं क्योंकि जो आपके खिलाफ वोट देता है आप उसे मरवा देते हो। यही बाय वर्ड्स बाय एक्शंस फाशिज्म की डेफिनेशन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अप्लाई कर रही है। अब पाकिस्तान का ये सिनेरियो कैसे है? पाकिस्तान का ये सिनेरियो ऐसे है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने हुकूमत कायम की हुई है। वहां पर इलेक्शंस नहीं हो रहे, वहां पर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ रही। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आ रही है तो गवर्नर रूल लगा के उस इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा रहा है और वहां पर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को एक्टिव नहीं रखा जा रहा है। वहां पर कोई भी कोर्ट फला फला कानून है उसके ऊपर अमल दरामद से रोक नहीं सकती, जैसे एंटी टेररिस्ट लॉ है। अगर किसी फौजी ने किसी सिविलियन को मार दिया तो कोर्ट उसको चैलेंज नहीं कर सकती। पुलिस किसी को भी अबडक्ट कर सकती है, 130 दिन अपनी कस्टडी में रख सकती है। उसके बाद वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो को वहां की फेडरेशन मैनेज करने की कोशिश कर रही है बाय पावर। यही एग्जैक्टली चीज पाकिस्तान के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे होंगे कि किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करी। वो ये कह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने एपॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया, इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी एपॉलिटिकल होने का फैसला कर लिया है। दोनों ढोंगी है। उन्हें पता है कि इस वक्त अगर हम एपॉलिटिकल रहेंगे तो हम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो कि नवाज शरीफ की है या पीडीएम की गवर्नमेंट है हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम एपॉलिटिकल नहीं रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी क्योंकि ये एक फाशिस्ट सिस्टम है। सो इसीलिए ये सारा का सारा तमाशा किया जा रहा है एपॉलिटिकल होने का कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। ये सारा का सारा ड्रामा है, बिल्कुल ड्रामा है। इसी तरह से अगर कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट एक्टिव हो जाए और अपना काम दिखाना शुरू कर दे तो सारी की सारी इंडियन आर्मी जेल में बैठी होगी। सो यही मसला होता है यहाँ पर ये प्लान किया जाता है कि हम कुछ दिनों के लिए मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाने जा रहे हैं या इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। कोर्टों को भी थ्रू बैकडोर चैनल कन्विंस कर दिया जाता है कि प्लीज आप नोटिस वगैरह ना लीजिएगा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वगैरह हो, प्लीज आप यहाँ पर ना दखल अंदाजी कीजिएगा, हम 2-3 महीनों के अंदर संभाल लेंगे। फिर ये पता चलता है कि 2-3 महीने 6 महीनों
महीनों में बदले गए, फिर 6 महीने सालों में बदले जाते हैं, फिर साल डेकेड्स में बदले जाते हैं, फिर पता चलता है कि वी आर इन एंडलेस वॉर। यही काम हमने बलूचिस्तान के अंदर किया। पहले कोर्टों को कन्विंस किया गया जब अकबर भुट्टी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था कि आपने दखल अंदाजी नहीं करनी है, ये तो 2-3 दिनों की बात है, हम घुमा लेंगे। पता चला बलूचिस्तान के अंदर 20 साल की जंग छिड़ गई और आज तक जारी है। इसी तरह से हमने लाल मस्जिद के ऊपर ऑपरेशन किया, ये तो 2-3 हफ्तों की बात है, हम घुमा लेंगे। पता चला 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए, आज तक जंग जारी है। इसी तरह से ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्टों को कि हम पीटीआई को भी घुमा लेंगे। पता चला कि इतनी फ्रेगमेंटेशन हो गई कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इंडियन मीडिया इस वक्त बार बार क्या चीज कह रहा है पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी है, पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट है, पाकिस्तान एक कोहेजनलेस स्टेट है, पाकिस्तान को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए। अब यहाँ पर यह बात मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि ये टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करने की बात क्या कर रहे हैं। टुकड़ों टुकड़े में तकसीम इसलिए करना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी एक ग्रोइंग फियर है कि वो समझते हैं कि हम अखंड भारत तो बना है, लेकिन पाकिस्तान इतना खतरनाक मुल्क है कि अगर हम उसे कंज्यूम करने जाएंगे तो हमारे ही टुकड़े टुकड़े ना होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि पाकिस्तान को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो ताकि पाकिस्तान एक ताकतवर और न्यूक्लियर पावर ना रह सके और छोटे छोटे टुकड़ों को कंट्रोल करना बड़ा आसानी होगा। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को कंट्रोल किया है, ये इसी तरह की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि इन सब चीजों को रोकने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का एक्टिव होना जरूरी होता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इसको रोक सकती थी, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियां जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा के कमांड के अंदर बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। पाकिस्तान की डिसफंक्शनैलिटी की वजह पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप का पुअर परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप एकदम नालायक साबित हुई है इस तरह के क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। अगर आप देखें कि जनरल नदीम अंजुम के आने के बाद ही पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है, यह सबसे बड़ा सवाल पैदा करता है जनरल नदीम अंजुम की परफॉर्मेंस के ऊपर कि उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन होने दी। अब बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन नहीं होने देंगे, कहां से नहीं होने दोगे? पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन तो हो चुकी है। यह सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर है जनरल नदीम अंजुम का और इनकी परफॉर्मेंस का। बात करते हैं कि हम एक प्रोफेशनल सोल्जर, उसके बाद पाकिस्तान की बात यहां तक पहुंच चुकी है कि बैरून ममालिक पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने की धमकियां दे रहे हैं और इंटेलिजेंस चीफ एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ा हुआ है। इस तरह की बेवकूफ और नालायक मिलिट्री लीडरशिप के बावजूद पाकिस्तान थोड़ा बहुत खुद को मैनेज कर रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि इस वक्त इस मुल्क की अवाम अपने आप को एक्टिव रखे हुए, वरना तो इस फौजी लीडरशिप ने हमें तो मरवा ही दिया था। इससे इन तमाम तर इवेंट से हमें यह भी सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है तो हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक्टिव रखना है, हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हाईजैक नहीं होने देना, हमने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा ताकतवर रखना है, इस फौज से भी ज्यादा ताकतवर रखना है, इस जुडिशरी से भी ज्यादा ताकतवर रखना है और पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी पार्लियामेंट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। इसके ही थ्रू हम इस मुल्क को तरक्की दिला सकते हैं, इसके ही थ्रू हम इस मुल्क को आगे लेकर जा सकते हैं। वरना तो ये सारे के सारे जो ब्यूरोक्रेट्स है, जुडिशियल ब्यूरोक्रेट्स, ये तमाशा लगाकर बैठे हुए हैं। आजाद अदलिया है ना, अरशद शरीफ को क्यों नहीं बचा सकी? आजाद फौज थी ना। ये जो कहते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी ना इस अदलिया में, इस फौज में, फिर भी ये अरशद शरीफ को क्यों नहीं बचा सके? ये एक टेस्ट केस है और ये हमें बताता है कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनके अंदर 1-2% का आर्मी चीफ, 2% का चीफ जस्टिस आकर उन्हें अपनी पॉलिसी देने की कोशिश करता है। ना आर्मी चीफ का काम है पॉलिसी बनाना, ना चीफ जस्टिस का काम है पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बनाना पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। अगर वो नहीं बनाएंगे तो ये 2% के ब्यूरोक्रेट्स बनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मुल्क का ये अंजाम होता है। जैसे 1971 में टूट रहा था, इसी तरह से आज भी टूटने की डगार पर आ गया है। किसकी वजह से? पाकिस्तान की पुअर मिलिट्री लीडरशिप की वजह से, पाकिस्तान की जुडिशरी की वजह से और पीपल्स पार्टी जैसी करप्ट सियासी जमातों की वजह से। थैंक यू वेरी मच।